हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। आप लोग मस्त होंगे। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग मस्त होंगे। ठीक है, चलिए। तो चल रहा था क्लास 10th मैथ, और जैसा कि बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ चुका है या कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप यदि देख रहे हैं वीडियो, तब भी यह लाभदायक आपके लिए साबित होगा। तो इसके लेक्चर को आप डे बाय डे यानी कि देखते रहिए और समझते रहिए। जो कुछ आपके मन में क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया कीजिए। ठीक है, चलिए। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है बहुपद, पॉलिनोमियल, क्लास 10 मैथ, बहुपद। तो आज एक नया चैप्टर है, उसके बारे में आज हम लोग उसके कॉन्सेप्ट को उसके उसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे और समझेंगे अच्छे। चैप्टर 2 है आपका, चैप्टर 2 बहुपद। बहुपद इंग्लिश में बोलेंगे तो पॉलिनोमियल। इसको समझने का प्रयास करेंगे, इसको समझाने का प्रयास करेंगे। यदि आपको समझने आ जाए तो भाई आप थम थम अप आप कर दिया करिए। यदि आपको जैसा भी लगे, कम से कम 5-10 मिनट वीडियो देखने के बाद भी भाई वीडियो को लाइक या अनलाइक अपने हिसाब से कर दिया करिए, जो आपको लगे। ठीक है, आ रहा बात समझ में? चलिए, ठीक। तो बहुपद बहुपद को समझने से पहले हमें हमें समझना पड़ता है क्या कि बहुपद हमें डायरेक्ट नहीं समझ में आता है सर। उसको समझने के लिए, इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ता है एक्सप्रेशन, यानी व्यंजक हमें समझना पड़ता है कि व्यंजक क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होते हैं, इनको समझना पड़ता है हमें। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं कि व्यंजक होता क्या है। तो व्यंजक का तात्पर्य यह है कि जितने भी हम लोग जो भी एक्सप्रेस करते हैं, जैसे एक्स वाई जेड में, चाहे नंबर्स में, चाहे डिजिट में, कुछ भी हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं या उसे दिखाते हैं, आपको लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो वो सब व्यंजक में आते हैं। किस में आते हैं? व्यंजक में आते हैं। यानी व्यंजक को हम देखें तो व्यंजक दो टाइप का होता है। व्यंजक कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। पहला यदि हम देखें तो पहले का नाम है चर व्यंजक, जिसे बोल सकते हैं हम लोग वेरिएबल एक्सप्रेशन। वेरिएबल एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, वेरिएबल एक्सप्रेशन। दूसरा वाला जो दूसरा वाला है उसे बोलते हैं अचर व्यंजक। अचर व्यंजक। इन दोनों को समझने के बाद ही, इसको समझने के बाद ही आपको बहुपद समझ में आएगा भाई। आप थोड़ा सा धैर्य बना करके, पैसेंस बना करके वीडियो को देखा करें अच्छी तरीके से, तभी समझ में आएगा। इसको बोलते हैं हम लोग नॉन वेरिएबल नॉन वेरिएबल नॉन वेरिएबल एक्सप्रेशन ये बोल सकते हैं, या कांस्टेंट भी बोलते हैं। अब चर व्यंजक किसे कहते हैं सर? चर व्यंजक का मतलब ये होता है जिसका वैल्यू पोजीशन के हिसाब से या कंडीशन के हिसाब से चेंज होता रहे। क्या होता रहे? चेंज होता रहे। यानी कि आप जब जब भी कभी ऐसा देखे होंगे सवाल में कि x का मान कभी 0 आ जाता है, x का मान कभी 5 आ जाता है, यानी x का मान क्या हो रहा है कि चेंज हो रहा है। x का मान क्या हो रहा है? x का वैल्यू इक्वेशन के हिसाब से, या आप कहाँ पर उसे यूज कर रहे हैं, है ना, मोमेंट के हिसाब से। तो भाई उसका वैल्यू जो चेंज, जिसका वैल्यू चेंज हो रहा है, उसी को चर व्यंजक कहते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर बोले ऐसा व्यंजक यदि हम डिफिनीशन में देख लेंगे तो ऐसा व्यंजक ऐसा व्यंजक जिसका मान परिस्थिति के अनुसार, किसके अनुसार? हाँ, परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है, उसे हम लोग चर व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं? चर व्यंजक। जैसे एग्जाम्पल में हम कहें, एग्जाम्पल में देखा जाए तो जैसे x का वैल्यू कभी 0 हो जाता है, x का वैल्यू कभी 2 हो जाता है। तो इस प्रकार के जो ये x है, x हमारा कहलाता है चर व्यंजक। x क्या कहलाता है? चर व्यंजक कहलाता है। तो जिसका भी वैल्यू, तो y का भी वैल्यू
या जिसका हम यूज करते हैं एम का भी, तो चर के रूप में जिसका भी हम यूज करते हैं, जहां पर भी एम का वैल्यू यदि चेंज हो रहा है तो एम कहलाएगा चर व्यंजक। ऐसे बहुत सारे होते हैं। वैसे यदि हम देखें तो यूज कर सकते हैं, कभी कभी क का ग घ का भी यूज करते, क से लेकर के ज्ञानी तक का भी यूज कर लेते हैं, है ना, अपने अपने क्वेश्चन के हिसाब से, है ना। तो भाई यदि ए से जेड तक 26 अक्षर हैं, इनका भी यूज कर लेते हैं। या जब अब फिर अचर व्यंजक की यदि हम बात करें तो अचर व्यंजक क्या कहता है, जिसका मान बदलता नहीं है, जिसका मान बदलता नहीं है, जिसका मान न बदले, ऐसा व्यंजक, ऐसा व्यंजक जिसका मान, जिसका मान कभी भी ना, ऐसे बोल सकते हैं कभी भी, जिसका मान बदलता ही नहीं है, ऐसे बोल सकते हैं। ऐसा व्यंजक जिसका मान बदलता नहीं है, उसे हम लोग अचर व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं? अचर व्यंजक कहते हैं। या ऐसा व्यंजक जिसका मान परिस्थिति के अनुसार नहीं बदलता है, बदलता नहीं है, उसे हम लोग अचर व्यंजक कहते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे तो एग्जाम्पल में क्या जैसे बोल सकते हैं 5, 5। यदि 5 को हम लिख रहे हैं तो 5 क्यों अचर व्यंजक है? 5 इसलिए अचर व्यंजक है कि 5 हमारे लिए भी 5 है और आपके लिए भी 5 है ना भाई। और कहीं पर हम भी यूज करेंगे तो उसे 5 ही मानकर यूज करेंगे, और आप भी यूज करेंगे तो 5 मानकर ही यूज करेंगे। इसलिए क्या है, एक कांस्टेंट है, यह बदलता नहीं है, चाहे आप इसे कहीं पर भी यूज कर लीजिए, तो यह हमारा अचर व्यंजक में आता है। चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, ऐसी जितनी भी संख्याएं होती हैं, इन संख्याओं को हम लोग अचर व्यंजक कहते हैं, क्योंकि इनका मान चेंज नहीं होता है। अब कभी कभी हम लोग देखेंगे कि भाई जैसे हम लोग ये जो लेटर होते हैं, इन लेटर का भी हम लोग यूज कर लेते हैं किसमें? अचर में। किसमें? अचर में। लेकिन उस केस में जब हम लोग ये कहेंगे, भाई हम उसके बारे में बताएंगे, जैसे हमने बोल दिया, जैसे हम लोग कहे कि भाई ए बी, तो ए बी को हम कहीं पर अचर के रूप में यूज कर रहे हैं, तो वहां पर बोलेंगे कि ए और बी क्या है? अचर पद है। क्या है? अचर पद है, चाहे कांस्टेंट है, इस तरीके से हम लोग बताते हैं वहां पर जब यूज करते हैं तो। लेकिन 5 को यूज करते हैं तो ऐसा तो नहीं कि हम 5 को बताते हैं कि भाई ये अचर है, नहीं। तो जब भी हम यूज करते हैं, ए से जेड तक वालों को अचर में यूज करते हैं, तो उस टाइम हम लोग बताते हैं या दिया होता है तो वो समझ लीजिए कि वो अचर है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। जैसे कि आपके नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगा, आपके नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगा, जैसे द्विघात समीकरण में दिया रहता है, या द्विघात बहुपद में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे ये कहता है कि ये जो ए बी और सी हैं, ये अचर पद हैं या वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या है। तो ये कहता है कि ये तीनों कैसे हैं? अचर पद हैं। आ रहा बात समझ? चलिए ठीक। अब इसके बाद जो है, ये हम लोग का हो गया चर व्यंजक और अचर व्यंजक। हम लोग बात करने वाले हैं भाई बहुपद किसे कहते हैं। तो हम लोग ये समझे कि पहले व्यंजक किसे कहते हैं, ये समझ में आ गया। अब हुआ क्या कि जब चर व्यंजकों और अचर व्यंजकों दोनों को जब एक साथ हम लोग एक साथ एक ऑपरेशन के थ्रू क्या करते हैं, जब जोड़ देते हैं। ऑपरेशन का मतलब यह है कि या तो प्लस के द्वारा, या तो माइनस के द्वारा, या तो गुणा के द्वारा, या तो भागा के द्वारा, है ना। ये जो चारों ऑपरेशन हैं, इनके द्वारा हमने क्या कर दिया, इन दोनों को संयुक्त कर दिया। जब संयुक्त कर दिया, इनको क्या कर दिया? संयुक्त कर दिया, यानी कि x को 5 के साथ जोड़ दिया, या मल्टीप्लाई कर दिया, या घटा दिया, या भाग कर दिया। तो इस रूप को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इस रूप को बोलते हैं हम लोग, इस रूप को बोलते हैं हम लोग बीजीय व्यंजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक बोलते हैं। यानी कि जब चर और अचर, इस एग्जाम्पल को थोड़ी सी हम लोग रेज कर देते हैं। आराम से देखिए, सब समझ में आएगा। तो भाई ये जो चर व्यंजक है, इसको और इसको, इन दोनों को जब हम लोग मिला देते हैं, जब एक ऑपरेशन के थ्रू, यानी प्लस या माइनस, प्लस माइनस या गुणा या भागा के द्वारा, तो इस रूप को हम लोग फिर बोलने लगते हैं बीजीय व्यंजक। क्या बोलने लगते हैं? बीजीय व्यंजक। बीजीय
व्यंजक। बीजीय व्यंजक में क्या, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे x को हमने जोड़ दिया 5 के साथ, x+5 हो गया, है ना। तो x+5 क्या कहलाएगा, बीजीय व्यंजक कहलाएगा, यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। समझ में आ रहा है बात, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। या तो इसी को घटा दें, 5 को x में से घटा दें, चाहे x में से 5 को घटा दें, ठीक है, समझ में आ रहा है बात। या तो 5 में x का भागा दे दें, या तो x में 5 का भागा दे दें, है ना। तो इस प्रकार की जितनी भी जो भी चर होगा अचर होगा, इनको एक इन ऑपरेशन के थ्रू हम लोग क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं या संयुक्त कर देते हैं, तो उसे हम लोग बीजीय व्यंजक बोलेंगे, चाहे वो किसी रूप में हो। समझ में आ रहा बात, चाहे ऐसे भी हो, 5/(x-3), x-3, 5/(x-3), ये भी क्या एक प्रकार का बीजीय व्यंजक है। क्या है, बीजीय व्यंजक है। तो हमने क्या बोला कि भाई अचर। अब हम लोग क्या समझने वाले थे, बहुपद, है ना। तो बहुपद में यानी कि यहाँ जो अभी समझे हैं बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक में क्या हम लोग समझे कि जो चर व्यंजक था और अचर व्यंजक था उनको हम लोग संयुक्त कर देते हैं, संयोजन कर देते हैं, तो उस रूप को हम लोग बोलने लगते हैं बीजीय व्यंजक। जैसे x+3 या 3/x, है ना। इस तरीके के जितने भी हैं, -5/x या y+2, इस तरीके के जितने भी हैं फॉर्म, तो इसे हम लोग बोलेंगे बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। चलिए, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो या यह कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो भाई यह वीडियो वहां तक पहुंचाया कीजिए, शेयर जरूर कर दिया कीजिए जिस बच्चे को इसकी बहुत आवश्यकता हो इस टाइम, है ना। चाहे आप पढ़ रहे हो या ना पढ़ रहे हो, तो इस वीडियो को यदि आप देख रहे हैं, आप भाई थोड़ी सी रुक करके इस वीडियो को देखा करें, आपको भी अच्छा लगेगा, तो आप भी देखा करिए, और जिसको यह आवश्यकता है उसको वहां तक पहुंचाया करिए। भाई ज़्यादा बड़ा हमारा चैनल नहीं है, हम व्हाइट बोर्ड पर ही पढ़ा रहे हैं, मार्कर के द्वारा पढ़ा रहे हैं, तो ये मत समझिए कि हमारा कंटेंट जो है बाकी टीचरों की अपेक्षा में यूजफुल नहीं है। भाई आप ये मत देखा कि भाई किस चीज़ से हम पढ़ा रहे हैं वो जरूरी थोड़ी, हम क्या पढ़ा रहे हैं वो जरूरी है ना। तो भाई जो भी आज बड़े बड़े हुए हैं टीचर, है ना, चाहे वो खान सर हों, चाहे वो अलग पांडे सर हों, कोई भी सर हो, देवी कीर्ति सर हों, तो ये ऐसे ही अचानक से मतलब डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाना, या ऐसे मतलब ये नहीं हुआ कि भाई बहुत अचानक से बन गए हैं। भाई ये भी ऐसे व्हाइट बोर्ड पर इतने पढ़ाते हैं, है ना, अपने पढ़ाते पढ़ाते क्या वो भाई अच्छा कंटेंट था। भाई तो कंटेंट देखा करिए, यदि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो भाई चैनल को आप मतलब लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दिया करिए। भाई अच्छा ना लगे तो भाई मत करा करिए, ठीक है। समझ में आ रहा तो करा करिए, ठीक। चलिए, तो बीजीय व्यंजक की बात करते हैं हम लोग। अब बीजीय व्यंजक, ये जो चर और अचर व्यंजक के संयुक्त रूप को हम लोग बीजीय व्यंजक करते हैं, एक ऑपरेशन के थ्रू, प्लस माइनस गुणा भाग। अब बीजीय व्यंजक में, बीजीय व्यंजक से बनता है बहुपद, बीजीय व्यंजक से बनता है क्या चीज, बहुपद। और बहुपद क्या होता है, इसी बीजीय व्यंजक में से छटे हुए जो होते हैं वो बहुपद कहलाते हैं। अब कौन से छांटते हैं, सभी को हम लोग, सभी को, ये तीर इधर को नहीं रहेगा, तीर इधर को रहेगा, क्योंकि बहुत सारे बहुपद से क्या बनते हैं, बीजीय व्यंजक बनता है। अब बीजीय व्यंजक में से कुछ ही बीजीय व्यंजक में से कुछ ही ऐसे होते हैं जो कि बहुपद कहलाते हैं, ठीक है। अब कैसे होते हैं ये समझते हैं बात को। देखिए, कोई भी बीजीय व्यंजक आप छांटिए उसमें से, जो उसमें चर व्यंजक मिल रहा हो, क्या मिल रहा हो, चर व्यंजक। अभी जस्ट इसके पीछे समझे हैं, तो जो भी चर व्यंजक, जैसे ए से लेकर जेड तक जो भी आपको लेटर दिख रहा हो, उस लेटर को आप देखिए और उस चर व्यंजक को देखिए, उसका उसका यदि घातांक, उसका पावर, उस चर का घातांक जो पावर है वो एक क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, यानी पूर्ण संख्या होना चाहिए, ठीक है। यानी उसका घात या तो 0 हो या 1 हो या 1 से अधिक हो, लेकिन निगेटिव में ना हो और रेशनल में ना हो, भिन्न में ना हो, ठीक है। तो उसे हम लोग बोलते हैं
उसे हम लोग बोलते हैं क्या, बहुपद बोलते हैं। यानी कि हम यदि डिफिनीशन यदि लिखना चाहें तो कहें ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें उपस्थित, जिसमें उपस्थित उपस्थित चर व्यंजक का घातांक, चर व्यंजक का घातांक, घातांक एक घातांक पूर्ण संख्या हो। क्या हो, पूर्ण संख्या का तात्पर्य है या तो 0, 1 हो, या 2 हो, या 3 हो, या अनंत, इनमें से कोई एक ठो हो। ठीक है, पूर्ण संख्या हो तब वह क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है, या पॉलिनोमियल कहलाता है। समझ में आ रहा है बात, कहलाता है। एग्जाम्पल की यदि हम बात करें, एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल जैसे यहीं से हम यदि ले रहे हैं x प्लस 3, x प्लस 3 में कौन चर व्यंजक है, चर व्यंजक तो ये देखने को मिल रहा है हमें। तो इस चर व्यंजक का घात यहाँ पर देखिए, यहाँ पर घात कुछ नहीं लिखा है, तो घात कितना होता है, वहां पर एक छिपा होता है। और एक क्या है, एक पूर्ण संख्या है, जो कि यह क्या कहलाएगा, एक बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। दूसरा वाला देखिए 3/x, क्या 3/x। अब इसका वो लिखिए, मतलब सिंपल फॉर्म लिखिए। तो सिंपल फॉर्म में जब लिखेंगे तो इस x को जब ऊपर ले जाएंगे तो x के पावर में क्या बन जाएगा, -1। जब भी नीचे वाले चर को या हर में जो भी रहता है उसे जब ऊपर ले जाते हैं, अंत में ले जाते हैं, तो उसका जो पावर होता है, उसके पावर का जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। यानी कि x के यहाँ पर नीचे जो हर है इसका घात प्लस में 1 है, ऊपर ले गए तो क्या हो गया, प्लस का माइनस हो गया। बात अब यहाँ पर जो चर है, इस चर का घात आपको क्या देखने को मिल रहा है, क्या यह एक पूर्ण संख्या है, क्या पूर्ण संख्या क्या -1 आता है, पूर्ण संख्या में नहीं आता है। जब नहीं आता है तो इसे हम लोग बहुपद नहीं कहते हैं, पॉलिनोमियल नहीं कहते हैं। समझ में आ रहा है इतना बात, ठीक है। यदि समझ में आ जा रहा हो भाई तो कमेंट में यस लिखना ना भूलें। अब देखिए दूसरा वाला, देखिए दूसरे वाले में भी यही सेम कंडीशन, यानी -5/y+2 है, तो y+2 है, तो भाई यह एक जो इसे जब ऊपर ले जाएंगे तो इसका पावर किस में बन जाएगा, माइनस में बन जाएगा। किसमें बन जाएगा, माइनस में बन जाएगा, और जो कि यह एक बहुपद नहीं कहलाएगा। इतना बात समझ में आया, ठीक है। अब इतना बात ध्यान रखिएगा कि बहुपद में केवल एक ही, मतलब इसमें दो पक्ष नहीं होते हैं। यानी कि ऐसे कहीं पर लिखा हो x+3 = 0, कहेगा क्या यह एक बहुपद है, तो आप इसे बहुपद नहीं कहोगे। क्यों, क्योंकि इसमें दो पक्ष आ गए, इक्वल का चिन्ह आ गया, बराबर का चिन्ह आ गया। अब यह एक बहुपद नहीं क्या कहलाएगा, यह एक इक्वेशन। समझ में आ रहा बात, इतना समीकरण। तो बहुपद समझ में आया हो, इतना समझ में आया तो भाई वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब इसके बाद आते हैं हम लोग, समझते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। ये हो गया आपका बहुपद। इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो, ना समझ में आया हो तो कमेंट करें, इसे फिर से समझाने का प्रयास करेंगे हम। तो भाई ये बहुपद हो गया। अब आते हैं बहुपद के प्रकार की बात करते हैं। इसकी बात करेंगे, बहुपद के प्रकार की। तो बहुपद के प्रकार यदि हम देखना चाहें, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, बहुपद का जो प्रकार होता है उसे हम लोग दो टाइप से क्या करते हैं, बांटते हैं। मतलब कितने टाइप से, दो टाइप से, दो नजरिए से, है ना, दो नजरिए से। पहला घात के आधार पर, यानी हम बहुपद का घात देखेंगे और उस घात के आधार पर बताएंगे कि ये कौन सा बहुपद है। घात के आधार पर, घात के आधार पर, ठीक है। और दूसरा पदों की संख्या के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर हम देखेंगे कि बहुपद कितने प्रकार का होता है। यदि घात के आधार पर देखेंगे तो घात के आधार पर पहला वाला यदि देखें तो पहला होता है इसमें शून्य घात का बहुपद, या शून्य घात वाला बहुपद, शून्य घात वाला बहुपद। शून्य घात वाला बहुपद का मतलब है कि इसमें कोई बहुपद दिया होगा और उसमें जो चर होगा, जो चर व्यंजक होगा,
उसका घात क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। यानी कि यहाँ पर बोलेंगे तो यहाँ बोलेंगे चर व्यंजक का घात, चर व्यंजक का घात क्या होगा, शून्य होगा, जीरो होगा। समझ में बात। जैसे यदि हम 5 लिख दिए, क्या लिख दिए, 5। अब क्या इसमें चर दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है चर, है ना। अब इसमें यदि हम कोई चर लिख दें, यानी लिख दिए 5 यक्स लिख दिए, ठीक है, और यक्स के घात में क्या लिख दिए, 0, ठीक है। तो जब भी चर और अचर एक साथ यदि लिखे हुए हैं, उनके बीच में किसी भी प्रकार का चिन्ह नहीं है, तो समझिए कि मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है, ठीक है। जैसे 5 और यक्स लिखा हो तो 5 गुणे यक्स है इसका मतलब, ठीक है। तो यक्स के घात में 0 है, और जब भी किसी भी चर के घात में, चाहे अचर के घात में, चाहे चर व्यंजक के घात में, चाहे अचर व्यंजक के घात में, जब 0 लग जाए, क्या लग जाए, 0, घात में 0 हो, तो उसका टोटल वैल्यू उसका पूरा का पूरा मान 1 के बराबर आ जाता है। किसके बराबर, यानी कि जिसके पावर में लगा है, जिसके घात में 0 लगा है, उसका मान टोटल किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। यानी यहाँ पर देखेंगे कि किसके घात में 0 है, x के घात में 0 है, तो इस x के घात में 0 का मान कितना हो जाएगा, टोटल 1 हो जाएगा। और यहाँ पर हमने बोला कि 5 गुणे x के घात 0 है, तो 5 गुणे x के घात 0 का मान कितना आ जाएगा, 1। तो 5 एकम 1, 5 एकम 5 हुआ, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब देखिए यहाँ पर है क्या, यदि 5 लिखा हो, कोई संख्या लिखी हुई है, समझ लीजिए कोई अचर व्यंजक है, वो क्या है, एक शून्य घात वाला बहुपद है, ऐसा बोल सकते हैं। ज्यादा इस पर प्रेशर और ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें क्या होता है, रैखिक बहुपद में क्या होता है कि चर का अधिकतम घात, चर का किसका, चर का अधिकतम घात, हम लोग यहाँ पर इसमें जो है कि चर का घात ही देखेंगे, इसलिए बार बार लिखना, या लिख देते हैं चर व्यंजक का अधिकतम घात, अधिकतम घात क्या रहेगा, 1 रहेगा। क्या रहेगा, 1। जैसे एग्जाम्पल में हम बोल दिए, एग्जाम्पल में यक्स, क्या लिख दिए, यक्स। इस यक्स के घात कितना है, 1 है, तो यह क्या कहलाएगा, एक रैखिक बहुपद कहलाएगा। या ऐसे भी लिख सकते हैं 5 प्लस यक्स, यहाँ पर भी दिख रहा है क्या, एक्स के घात में 1 है। यदि ऐसे लिख दिए 2x, यदि क्या है, रैखिक बहुपद है। या लिख दिए 3y प्लस 5, या लिख दिए y बटे 5, लेकिन भाई बटे में y नहीं रहना चाहिए, समझ में आ रहा बात, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं क्या, किसकी बात करेंगे, द्विघात बहुपद। किसकी, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद हमने क्या बोला कि चर व्यंजक का अधिकतम घात क्या होना चाहिए, चर व्यंजक का अधिकतम घात, चर व्यंजक का अधिकतम घात क्या होगा, 2 होगा। द्विघात है ना, द्वि का मतलब 2 घात वाला बहुपद। यानी चर व्यंजक का अधिकतम घात यदि 2 होगा, तो वो क्या कहलाएगा हमारा, वो कहलाएगा द्विघात बहुपद। जैसे एक्स स्क्वायर लिख दिए, या एक्स स्क्वायर माइनस का 5x लिख दिए, ठीक है। यहाँ पर अधिकतम घात कितना दिख रहा है, चर का 2 दिख रहा है, ये वाला नहीं देखना है, इसका 1 है ना। तो हमें अधिकतम वाला देखना है, किसका, अधिकतम जितना ज्यादा रहेगा उसी का नाम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर x के घात 1 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 है मैक्सिमम, तो इसलिए क्या कहलाएगा, ये द्विघात बहुपद कहलाएगा, ठीक है। इसी तरीके से एक्स स्क्वायर बटे 5 ऐसे भी हो सकता है। इसी तरीके से त्रिघात बहुपद होगा तो मैक्सिमम घात कितना होगा, 3 होगा। त्रिघात बहुपद में क्या होगा कि जो चर व्यंजक का अधिकतम घात 3 होगा, यदि चतुर्थ घात है तो 4 होगा, ठीक। अब आते हैं पदों की संख्या के आधार पर, देखते हैं। पदों की संख्या के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर हम देखेंगे क्या कह रहे हैं। पदों की संख्या के आधार पर हम लोग कैसे देखते हैं, जब भी देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, कह रहे पदों की संख्या के आधार पर यदि हम लोग क्या करेंगे, बहुपद के प्रकार को देखेंगे, तो हमें पद कैसे गिनते हैं, पद गिनते जब प्लस का चिन्ह दिया हो और माइनस का चिन्ह दिया हो, केवल यही दोनों।
यही दोनों चिन्ह दिया हो तब हम क्या करेंगे, प्लस के आगे वाला एक पद हो जाएगा, प्लस के पीछे वाला एक पद हो जाएगा, है ना, या माइनस से इस तरीके से। जैसे हम कह दिए कि जैसे हमने बोला एक पदी बहुपद, क्या बोल दिया, एक पदी बहुपद, एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद क्या, जैसे लिख दिया हमने 2x, क्या लिख दिया 2x, क्या प्लस में माइनस में करके कोई जुड़ा हुआ है, कोई अलग से व्यंजक नहीं जुड़ा हुआ है, तब क्या कहलाएगा, ये एक पदी बहुपद कहलाएगा। व्यंजक का मतलब हमने बताया अचर व्यंजक या अचर व्यंजक, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अचर व्यंजक है, अचर व्यंजक है, लेकिन दोनों कैसे गुणा के रूप में है ना, इसलिए यह एक पदी बहुपद है। या ऐसे एक्स स्क्वायर, ये भी क्या है, एक पदी बहुपद है, ठीक है। तो कुछ भी ऐसे वाई क्यू बटे 5 हो, ये भी क्या है, एक पदी बहुपद है। दूसरा आ गया, दूसरा बात करते हैं द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद में, द्विपदी बहुपद में क्या कहता है, ये द्विपदी बहुपद में जैसे इसमें प्लस माइनस का चिन्ह दिया होगा, 2x+5, 2x+5, इसमें प्लस के सामने आगे एक पद है और पीछे, तो कितने पद होंगे टोटल, इसमें 2 पद होगा। यदि ऐसे दिया हुआ है y-3 दिया हुआ है, तो कितने पद है इसमें, 2 पद है। यदि यहाँ पर दे दिया 2y² प्लस का 5y, तब भी कितने पद है इसमें, प्लस के आगे एक पद है और प्लस के पीछे एक पद है। समझ आ रहा था बात, ठीक है। अब इसके बाद आता है अब त्रिपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद में क्या है, जैसे ऐसे लिखा रहेगा y² प्लस का y प्लस का 5 या माइनस का कुछ भी। तो भाई देखिए प्लस के आगे एक तो पद है और पीछे माइनस के और इधर 1 2 3, तो टोटल 3 पद है। इसी तरीके से y³ प्लस का 5 माइनस का y², इस तरीके से कितने 1 2 3, ठीक है। अब इस चीज का ध्यान दीजिएगा, इसका यदि हम कहें कि भाई x प्लस x, इसमें बताओ कितने पद हैं, x प्लस x में कितने पद है बताइए, तो कहेंगे सर कि प्लस के आगे एक पद है और प्लस के पीछे एक पद है, 2 पद हुआ। बट देखिए ध्यान से x और x जोड़ भी तो जाएगा, तो जोड़कर कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। समझ में आया बात। तो भाई अब बताओ कितने पद हैं, 2x, एक पद है ना भाई। तो ये भी ध्यान देना है कि यदि ये सॉल्व हो जाए, क्या हो जाए, सॉल्व, तो इसको सॉल्व करके ही बताना है। ऐसा नहीं कि भाई x प्लस x है तो इसमें 2 पद हो गए, 2 पद ऐसे नहीं, इनको क्या करना है, पहले सॉल्व कर लेना है। x और x जुड़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 2x। ध्यान से देखिए, क्या 2x और 5 जोड़ते हैं, नहीं जोड़ पाता। y में से 3 अब घट पाता है, नहीं घट पाता है, ये इसी रूप में रहेगा। तो इसलिए ये सब द्विपदीय त्रिपदीय, इसका ध्यान देना है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब इसके आगे आते हैं हम लोग। हमें इसमें से पढ़ना है आपके इस चैप्टर में, क्लास 10th मैथ में आपको पढ़ना है क्या, रैखिक बहुपद पढ़ना है, रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद, ये 2 ठो आपको पढ़ना है, रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का भी कुछ बता देंगे, देख लेंगे। चलिए ठीक, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्या, बहुपद की घात, बहुपद की घात। कोई बहुपद होगा, हमारे पास कोई बहुपद होगा, उस बहुपद का हम लोग घात बताएंगे कि घात कितना है, बहुपद की घात। जैसे एक बहुपद यदि हमें कह रहा है कि x² प्लस 3x³ प्लस 5, बताइए इस बहुपद का घात कितना है। तो इस बहुपद का घात हम यह देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो है इसमें जो चर व्यंजक होगा, चर व्यंजक का ही घात देते हैं। उस चर व्यंजक का जितना घात होगा सबसे ज्यादा वाले का, वही उस बहुपद की घात होगी। तो देखिए इसमें जो है, इस बहुपद में सबसे ज्यादा घात, घात कितना है, 3 है, कितना है, 3 है। तो क्या बोलेंगे, इस बहुपद का जो घात है 3 है, कहेंगे घात क्या है, 3 है। समझ में आ रहा था बात। यदि ऐसे दे दिया x⁻100 प्लस x⁻99, इस तरीके से दे दिया मान लीजिए, तो कह दिया कि इस बहुपद का बताइए कि घात कितना है। तो मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा घात कितना है, 100 है, तो कहूंगा कि इस बहुपद का घात कितना है, मैक्सिमम 100 है, बहुपद की घात 100 है, ठीक। तो ये बहुपद की घात इस तरीके से बताते हैं, जो बहुपद में सबसे ज्यादा जो घात होगा उसी को बताएंगे क्या, इस बहुपद का घात बोलेंगे, ठीक है। अब आते हैं बहुपद के शून्य की जांच करते हैं, जीरो, क्या चीज, शून्य।
बहुपद के शून्य की जांच करते हैं। बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, इस चीज को भी देख लेते हैं। जीरोज, इसे जीरोज बोलते हैं या इसी को मोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोल बोलते हैं, मोल। तो कोई भी बहुपद दिया होगा, एक और चीज कि जो भाई कोई बहुपद होगा, जैसे मान लेते हैं ये x + 3, ये जो बहुपद है, ये बहुपद कौन से चर में है? x चर में। भाई इस बहुपद में कौन से चर का यूज किया गया है? x। तो इस बहुपद को p से दिखाते हैं, और कौन से चर में है यह बहुपद? x। तो क्या लिख देंगे? px = x + 3। ठीक है, ये लिखने का पैटर्न है। जैसे यहाँ पे लिख दिया y² + 2y और +3, तो यह एक बहुपद है। इस बहुपद में कौन से चर का यूज किया गया है? y चर। तो p का मतलब पॉलिनोमियल बहुपद, और कौन से चर में है? y। तो py = y² + 2y + 3। समझ में आ रहा था बात? तो यह क्या बताता है, यदि कहीं पर लिखा गया है, मान लीजिए लिखा गया है px, क्या लिखा गया है? px, इसका मतलब यह होगा कि भाई कोई बहुपद है, उस बहुपद में कौन से चर का यूज किया गया है? x चर का यूज किया गया है। ठीक, चलिए, तो बहुपद के शून्यक हम लोग ज्ञात करेंगे। और बहुपद के शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे? यदि कोई बहुपद दिया होगा, मान लेते हैं कोई बहुपद x चर में दिया हुआ है, px दिया हुआ है, इसके हम शून्य की ज्ञात करना चाहते हैं, तो उस बहुपद को हम लोग शून्य के बराबर रख करके उसको हल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? शून्य के बराबर रख करके हल करना पड़ता है। यहाँ पर लिखते हैं, कोई बहुपद px दिया है, यदि ये दिया हुआ है बहुपद, तब हम लोग क्या करते हैं? शून्यक के लिए, किसके लिए? शून्यक के लिए क्या करते हैं? px = 0 रखते हैं। px = 0 रखते हैं, इतना सा चीज। ठीक, अब समय अब इस पर एक आध क्वेश्चन देखते हैं। और कह रहा है जैसे एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। x² एक बहुपद दिया हुआ है, px = x² + 7x + 10। यह एक बहुपद दिया हुआ है, और इसका हमें शून्यक निकालना है। कि शून्यक निकालिए, कि शून्यक बताइए, चाहे शून्यक लिखिए, क्या शून्यक होंगे? तो इसको हमें शून्यक के लिए क्या करना पड़ता है? हमने बोला शून्यक के लिए, ये क्वेश्चन है, मान लीजिए शून्यक के लिए हमें क्या करना पड़ता है? px = 0, px = 0। शून्यक के लिए px = 0 करते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? x² क्या है बहुपद? x² + 7x + 10, इसके बराबर हमें 0 रखना है। अब इसको, ये क्या है? द्विघात समीकरण बन गया यह एक। अब द्विघात समीकरण नेक्स्ट चैप्टर में है, उसे भी पढ़ेंगे हम लोग। तो इसको क्या करते हैं? गुणनखंड विधि से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं कि 5 2 7 और 5 2 10, इस तरीके से गुणनखंड कर लेते हैं। 5x + 2x और प्लस का 10 बराबर में 0। यहाँ से x कॉमन कर लेते हैं, तो x + 5 हो गया, और यहाँ से 2 कॉमन कर लेते हैं, तो x + 5 हो गया बराबर में 0। यहाँ से x + 5, ये दोनों सेम होना चाहिए, यदि सेम है तो सही है, सेम नहीं है तो गलत है। x + 5 बराबर x + 5 और दूसरे ब्रैकेट में x + 2। एक बार क्या करते हैं? x + 5 को 0 के बराबर रखते हैं, और एक बार x + 2, दोनों यानी जो दोनों दिया उसको 0। क्यों? क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई ही क्या है? 0 है। तो भाई इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 है, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, यही बात कह रहे हैं। तो x इसे उधर भेज देंगे तो -5 आ जाएगा, और इसको उधर भेज देंगे तो -2 आ जाएगा। तो x का मान क्या आ गया? -5 आ गया, और -2 आ गया। यानी कि इस बहुपद के 2 संज्ञक निकल के आए, एक तो -5 निकल के आया, एक तो -2 निकल के आया। समझ में आता बात? ठीक है, यही क्या है? यही इस बहुपद के शून्यक हैं, जो कि x = -5 रखेंगे और x = -2 रखेंगे, तो इस बहुपद का मान जो है क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0 रख करके आप चेक कर सकते हैं, यानी उत्तर की जांच। जैसे -5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा, और -5 7 35, माइनस का 35 आ जाएगा, और प्लस का 10 दिया हुआ है। -35 में से 10 चला गया तो कितना बचा? -25 बचा, और -25 में से 25 गया तो कितना बच गया? 0। बात तो -5 रखिए चाहे -2 रखिए, इस बहुपद का मान 0 आने वाला है। ठीक है,
अब आते हैं, इसका हम लोग आलेख समझते हैं। क्या समझते हैं? आलेख समझते हैं। अब होगा क्या, क्या कह रहा है ये कि x बराबर -5, यानी कि कोई बहुपद यदि x चर में है, x चर में है, तो उसमें शून्य क्या आएगा? x का मान आएगा। किसका आएगा? x का ही मान आएगा। ठीक है, यानी कि यदि हम कहें कि इसका, यदि हम कहें, यदि इधर ज्यामिति आलेख, यदि हम कहें ज्यामिति आलेख चाहे ग्राफ, जैसे ग्राफ खींचना इसके नेक्स्ट चैप्टर में है। ग्राफ का मतलब है कि इसको यदि चतुर्थांश पर, किस पर? चतुर्थांश पर इस तरीके से दिया हुआ, इसे एक्स अक्ष बोलते हैं, इसे एक्स डैश, और ये वाई, और इधर वाई डैश। इधर क्या होता है? माइनस में होता है, इधर ये प्लस में होता है, और ये प्लस में, और ये माइनस में होता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है भाई, कोई मान लीजिए कोई बहुपद है, क्या है? कोई बहुपद यदि लिखा हुआ पी एक्स लिखा है, क्या लिखा है? पी एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब वह बहुपद कौन सी चर में होगा? एक्स वाले चर में होगा। भाई एक्स वाले चर में होगा तो उसका शून्य किस पर आएगा? एक्स का मान आएगा। एक्स का मान आएगा यानी कि एक्स अक्ष पर हुआ होगा। किस पर होगा? एक्स अक्ष पर होगा। और कह रहा है कि इस बहुपद का यदि ग्राफ हम लोग खींचे हुए, मान लीजिए इस तरीके से ग्राफ दिया हुआ है ना, इस तरीके से ग्राफ दिया हुआ, कह रहा है कि इस बहुपद का ये क्या है? ग्राफ है। तो जब ग्राफ है तो भाई एक्स का मान वही होगा जहां वो एक्स अक्ष को क्या कर रहा होगा? काट रहा होगा। तो भाई ये बहुपद एक्स चर में है, तो एक्स अक्ष पर देखते हैं कि कितनी बार कट कर रहा है। तो एक बार कट कर रहा है, और दो बार कर रहा है, और तीन बार कर रहा है ना। ये एक्स अक्ष है, कितने बार कर रहा है? एक बार, दो बार, और तीन बार। और यहाँ पे जो कट कर रहा है ये किस पर कट कर रहा है? वाई पे कट रहा है। अब ध्यान से देखिए, ये भाई कहाँ काट रहा है ये तो हमें पता नहीं है। भाई ये यहाँ से कितनी दूर पर काट रहा है वो तो पता नहीं है, लेकिन कितने बार काट रहा है? तीन बार काट रहा है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस बहुपद में जो x होगा, उस x का कट्ठ मान होगा 1, 2, 3, यानी कि कहेंगे इस बहुपद के शून्य कट्ठ होंगे 3 होंगे। तो कहेंगे कि इस शून्य कितने हुए? शून्य की संख्या कितनी है? 3 है टोटल। कितनी है? 3 है। कहेंगे शून्य का 3 है, ये गलत हो जाएगा। समझ आ रहा बात? शून्य की संख्या कट्ठ है 3 है। तो ये चीज इस तरीके से है। ठीक, चलिए ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज ध्यान दीजिएगा नोट में। क्या नोट में ध्यान दीजिएगा कि भाई जितने घात का बहुपद होता है, जितने घात का बहुपद होता है, उतने ही उसके शून्यक होते हैं। क्या होते हैं? उतने ही उसके शून्य। जैसे हमने बोला कि ये बताओ कितने घात का बहुपद है? तो 2 घात का बहुपद है। कितने घात का है बताइए? 2 घात का बहुपद है। तो इसके शून्य भी कट निकल के आए, 2 ठो निकल के आए। ठीक है, तो 2 घात का बहुपद है तो 2 ठो शून्य। यदि 1 घात का बहुपद है तो 1 ठो शून्य। यदि 3 घात का बहुपद है तो 3 ठो शून्य। ठीक, चलिए ठीक है, धन्यवाद। इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसी चैप्टर का जो आगे का बचा हुआ है वो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद भाई। आपको यदि अच्छा लग रहा हो तो भाई आप कमेंट में यस लिख दिया करिए, और यह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए प्लीज़ यार। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कम से कम भाई यदि अच्छा लग रहा हो, भाई समझ में आ रहा हो, तो किसी को सजेस्ट भी करा करिए कि भाई आप इस वीडियो को देख लीजिए। आप पढ़ रहे हैं, 10 में पढ़ रहे हैं, या कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ये आपको सीखना चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।